हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर योर एग्जामिनेशन? ऑल राइट। मुझे पता है, वैसे तो आप लोगों ने काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी। आज का हमारा जो सेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 23 स्टूडेंट्स जो नवंबर 23 में एग्जाम देने वाले हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का रिवीजन टेस्ट पेपर। और आपको ये तो पता ही होगा कि हाउ इम्पोर्टेंट आरटीपीज आर फॉर एनी सीए स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द आरटीपी ऑफ पेपर नंबर 2। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल है नवंबर 23 स्टूडेंट्स के लिए। So we are going to discuss amendments first. Chapter wise amendments we will be discussing. Let us start. The first chapter which is never asked, still there is a good amendment. वो amendment है small company की definition का। Small company पढ़ा होगा आपने small company के बारे में कि ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल certain लिमिट से कम हो and turnover certain लिमिट से कम हो और such higher amount as may be prescribed by central government। पेड अप कैपिटल की लिमिट पहले 2 करोड़ थी, टर्नओवर की लिमिट पहले 20 करोड़ थी। ये लिमिट्स बढ़ के अब हो चुके हैं दोस्तों 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। 4 crore is the limit for paid up capital and 40 crore is the limit for turnover। अगर आप स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी मैंडेटरी पेड अप कैपिटल कम होनी चाहिए 4 करोड़ से और टर्नओवर मैंडेटरीली कम होना चाहिए 40 करोड़ से, तभी आप स्मॉल कंपनी के बेनिफिट्स ले पाएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं ले सकती। सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनीज, those companies will never be able to take the benefit of small companies। अच्छा, ये लिमिट्स में हायर साइड ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है 10 करोड़ एंड 100 करोड़, बट वो लिमिट तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी तब एप्लीकेबल होगी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 4 करोड़ एंड 40 करोड़ विच इज नाउ एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 23 एग्जामिनेशन। So here we go. Here is our amendment. For the purpose of subclause 1, subclause 2, clause 85 of section 2 जहां पे small company की definition है, paid up capital and turnover of small company shall not exceed 4 crores and rupees 40 crores respectively। ये हमारा amendment है। जो पहले क्या था वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। Clause 85 of section 2, paid up capital and turnover of small company shall not exceed 2 crores and 20 crores। 2 crores और 20 crores को डिलीट कर दीजिए, वहां पे आप मेंशन कर दीजिए 4 crores and 40 crores, that is the limit now। ठीक है। Now let us move to chapter number 2, incorporation of the company and matters incidental thereto। बहुत बड़ा चेंज नहीं है वैसे तो इस चैप्टर में। सेक्शन 16, सेक्शन 16 इज द सेक्शन जहां पे आपको ऑर्डर दिया जाता है अगर आपका नेम किसी और कंपनी से आइडेंटिकल हो या फिर रिजेंबल करता हो तो आपको ऑर्डर दिया जाता है टू चेंज योर नेम कंपल्सरीली। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा था कि पहले जो ऑर्डर दिया जाता था टू चेंज द नेम वो पीरियड था 6 मंथ्स का। नाउ इट हैज बीन चेंज और अब ये हो चुका है 3 मंथ्स। 6 मंथ्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट लाना है हमको? 3 मंथ्स। सो व्हाट वाज आवर ओल्ड प्रोविजन हियर? ओल्ड प्रोविजन ऐसा था फ्रेंड्स कि अगर कोई ट्रेडमार्क का ओनर है जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, जैसे लगता है कि यार ये नेम का ट्रेडमार्क तो मेरे पास है फिर भी कोई और कंपनी इसे यूज करी, तो अगर वो पर्सन रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करता तो रीजनल डायरेक्टर कंपनी को ऑर्डर देता था कि आप 6 मंथ्स में अपना नेम चेंज कर दो। अब 6 मंथ्स की जगह क्या आ गया है टाइम लिमिट? 3 मंथ्स। मतलब अब आपको नेम चेंज करने के लिए 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स। On an application by a registered proprietor of a trademark that the name is identical with or too nearly resembles to a registered trademark of such proprietor, under it may direct the company to change its name and the company shall change its name or new name as the case may be within a period of 6 months from the issue of direction after adopting ordinary resolution। ये 6 months की जगह अब क्या आ चुका है? Instead of 6 months, now the regional director will be giving you a time period of 3 months to change the name। आपको 3 months में name change करना पड़ेगा। Minor सा change when there is an order by regional director to change your name। अब दूसरा प्रोविजन क्या है? तो दूसरा प्रोविजन जो अमेंड हुआ है वो ये है
कि अगर आप नेम चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, if a company is in default in complying with any direction given under subsection 1, the central government shall allot a new name to the company in such manner as may be prescribed, and the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation with the new name which the company shall use thereafter. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कंपनी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट खुद ही कंपनी को नाम दे देंगी, एक नया नाम। पहले तो हमने ये बोला था कि आप चेंज कर लो 3 मंथ्स में, अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल अलॉट ए न्यू नेम टू द कंपनी और रजिस्ट्रार ये न्यू नेम से अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा, एज वेल एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा रजिस्ट्रार विद द न्यू नेम, जो कंपनी को यूज करना पड़ेगा। मतलब आप खुद से चेंज कर लो, अगर आप चेंज नहीं कर रहे तो हम जो नाम आपको देंगे वो आपको यूज करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर आप नेम चेंज नहीं करते हो तो मॉनेटरी पेनल्टी थी कंपनी के ऊपर 1000 पर डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यूस, एंड ऑफिसर्स के ऊपर 5000 टू 1 लाख तक का पेनल्टी था। बट ये मॉनेटरी फाइन्स हटाकर अभी क्या लिख दिया गया है कि आइदर चेंज ऑन योर ओन या फिर हम जो नाम देंगे वो आपको यूज करना पड़ेगा। सो हियर इज द न्यू अमेंडमेंट। सो अगर चैप्टर 2 के अमेंडमेंट अगर मैं समराइज करूं तो चैप्टर 2 का फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे लिए क्या है? फर्स्ट अमेंडमेंट है चेंज ऑफ नेम इन 3 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 6, कि 3 मंथ्स में हमें करना पड़ेगा ऑन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रीजनल डायरेक्टर के पास पावर डेलीगेट हुई है। और दूसरा मैं ऐसा लिख सकती हूँ इफ कंपनी डिफॉल्ट, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, इफ कंपनी डिफॉल्ट तो उस सिचुएशन में इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सीजी अलॉट न्यू नेम, आरओसी enters new name in the register and issue a new सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा आरओसी। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। पहले पेनल्टी था, अभी ये हो गया कि हम जो नेम देंगे वो आपको यूज करना पड़ेगा। इसके बाद एक और लाइन लिखी है विच इज इंपॉर्टेंट टू नो, प्रोवाइडेड दैट nothing in this subsection shall prevent a company from subsequently changing its name in accordance with provision of section 13। क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको नेम दे दिया है, नामकरण कर लिया, तो उसके बाद आप कभी नेम चेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारा नाम था ट्रेटा, जो किसी से मिलता जुलता है, पर हमने उसे चेंज नहीं किया इवन आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट ने हमें नाम दिया ग्रेटा, ठीक है। अब मुझे ये ग्रेटा नाम अच्छा नहीं लगता है, तो क्या मैं उसे चेंज कर सकती हूँ फर्दर? यस, इट इज अलाउड टू चेंज। आप फ्यूचर में ये नेम जब चेंज करना चाहो सेक्शन 13 का प्रोसेस फॉलो करके कर सकते हो, तो दैट इज अलाउड टू यू। सो आई होप चैप्टर 2 के अमेंडमेंट्स आपको समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं चैप्टर 3 पे विच इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। अगेन स्मॉल अमेंडमेंट्स इन दिस चैप्टर। एक न्यू प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ है। क्या इंसर्ट हुआ है? प्राइवेट प्लेसमेंट में इंसर्ट हुआ है। Provided also that no offer or invitation of any securities under this rule shall be made to a body corporate incorporated in or a national of a country which shares a land border with India, unless such body corporate or the national, as the case may be, have obtained government approval under Foreign Exchange Management Rules 2019 and attach the same with private placement offer cum application letter। सो फ्रेंड्स, बेसिकली दिस इज अबाउट कि अगर आप इंडिया से लैंड बॉर्डर जो कंट्रीज शेयर करती है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, शेयरिंग द लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। सो इफ एनी कंट्री विच इज शेयरिंग लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, अगर आप उस कंट्री के लोगों को या उस कंट्री के बॉडी कॉर्पोरेट को अपने शेयर्स देना चाहते हो या इनवाइट करना चाहते हो फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ योर सिक्योरिटी, तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स के थ्रू अप्रूवल लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल अंडर फैमा रूल्स।
सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स के हिसाब से आपको अप्रूवल लाना पड़ेगा और आपका जो ऑफर लेटर होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का उसके साथ आपको ये अप्रूवल अटैच करनी पड़ेगी। दैट इज अ सिंपल रूल कि अगर आप इंडिया से जो अटैच्ड कंट्रीज है वहां के बॉडी कॉर्पोरेट्स या नेशनल्स को आप अपने शेयर्स देना चाहते हो या पैसा रेज करना चाहते हो तो यू हैव टू टेक अप्रूवल अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स। सो ये न्यूली इंसर्टेड है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, इट इज अ न्यू इंसर्शन। There is one more amendment from this chapter. In the company's prospectus and amendment rules, sub-rule 6 of rule 12 shall be omitted. एक rule है जो हमें omit करना है, वो rule है bonus related. अटैचमेंट ऑफ रेजोल्यूशन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। आप बोनस शेयर का जो रेजोल्यूशन पास करते हो वो आपको फॉर्म पास 3 में सबमिट करना होता है। The rule 6 states that in case of a issue of bonus share, a copy of resolution passed in meeting authorizing the issue of shares shall be attached in form pass 3. So form pass 3 में आपको रेजोल्यूशन की कॉपी भी अटैच करनी पड़ती थी, मेंबर्स के रेजोल्यूशन की कॉपी। पर ये रूल ओमिट हो चुका है, मतलब आपको अब रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच नहीं करनी है आपके फॉर्म पास 3 में। The next chapter is acceptance of deposits by the companies, जिसमें आया है कुछ अमेंडमेंट फॉर्म्स रिलेटेड कि कौन सा फॉर्म सबमिट करेंगे। In Rule 16, after the words auditor of company, the words letter and figures and declaration to that effect shall be submitted by the auditor in form DPT 3 shall be inserted. मतलब ऑडिटर को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा अब डिपॉजिट्स के लिए एंड दैट इज इन DPT 3. सो फ्रेंड्स व्हाट दिस अमेंडमेंट इज, पहले ऐसा था कि एक ड्यूली ऑडिटेड फॉर्म आप भरते थे DPT 3 में, बट अभी ऐसा बोला है डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, मतलब एक डिक्लेरेशन भी चाहिए ऑडिटर का इन फॉर्म नंबर DPT 3। फॉर्म DPT 3 जो सबमिट हो रहा है उसमें ऑडिटर का डिक्लेरेशन भी होना चाहिए, लाइक आई हैव वेरीफाइड एवरीथिंग एंड आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द थिंग्स रिटन हियर आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो ये डिक्लेरेशन भी ऐड होना चाहिए इन फॉर्म DPT 3। So the words are to be inserted in point 20 on page 5.16, 19 on page 5.24. So दोनों पेजेस पे है ये DPT 3 वाला पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। A duly audited return of deposits in DPT 3 containing particulars as on 31st March shall be filed with registrar of company along with requisite fee on or before 30th June of that year. तो ये duly audited return है, उसके साथ साथ क्या लिखना है एंड डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट, एक डिक्लेरेशन भी होना चाहिए इन फॉर्म DPT 3 बाय द ऑडिटर, अ सिंपल अमेंडमेंट इन डिपॉजिट्स चैप्टर। Now there is another chapter, chapter number 6, register of charges. यहाँ पे क्या अमेंड हुआ है, यहाँ पे अमेंड हुआ है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कि चार्जेस में कब रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इन रूल 3 आफ्टर सब रूल 4 द फॉलोइंग सब रूल शेल बी इंसर्टेड। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात होती कि भाई चार्जेस को रजिस्टर करवा लेना चाहिए, अगर नहीं कराएंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। Nothing contained in this rule shall apply to any charge required to be created or modified by a banking company under Section 77 in favor of RBI when any loan or advance has been made to it under Clause D, Clause 4 of Section 17 of Reserve Bank of India Act 1934। अगर नॉर्मल बैंक्स जो है वो RBI को एडवांस दे रहे हैं या RBI से लोन ले रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला पॉइंट मैटर नहीं करेगा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। तो वहां पे ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। जब ये ट्रांजेक्शन किसके बीच हो रहा हो, बैंकिंग कंपनी और RBI के बीच लेन देन हो रहा हो, तो वहां पे ये चार्जेस का रजिस्ट्रेशन वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा। इट इज न्यूली इंसर्टेड रूल इन चैप्टर नंबर 6। इसके अलावा भी एक और अमेंडमेंट है फ्रेंड्स। अमेंडमेंट क्या है? इन द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल 2014 आफ्टर रूल 12 द फॉलोइंग रूल शेल बी इंसर्टेड। एक और न्यू रूल आया है, वो क्या है? साइनिंग ऑफ चार्ज ई फॉर्म्स बाय इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर फॉर कंपनीज अंडर रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन। सो साइनिंग ऑफ फॉर्म्स की बात हो रही है कि ये लोग कब साइन करेंगे। सो बेसिकली CHG1 is creation of charge, CHG4 satisfaction of charge, CHG8 is application to central government for extension, CHG9 is for debentures. It shall be signed by insolvency resolution professional
or resolution professional or liquidator for companies under resolution or liquidation as the case may be and filed with registrar। मतलब अगर कंपनी लिक्विडेशन में है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में साइन कौन करेगा? तो कोई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होना चाहिए जो आईबीसी में बनाया गया हो पर्सन, या कोई ऐसा पर्सन जो रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉलो करता हो, या फिर कंपनी का लिक्विडेटर। ये लोग साइन करेंगे इन फॉर्म्स को और उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाएंगे ये फॉर्म्स। सो इट इज अ न्यूली इंसर्टेड रूल जो पहले नहीं था वो अभी है कि लिक्विडेशन के वक्त साइन कौन करेगा। लिक्विडेशन के वक्त इन फॉर्म्स पे साइन होंगे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के, या फिर लिक्विडेटर के साइन होंगे। Now, chapter number 7 is management and administration, a great chapter जहां से काफी कुछ पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इन्होंने सबसे पहला अमेंडमेंट लाया है इंस्पेक्शन से रिलेटेड, कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो यस यू कैन इंस्पेक्ट एज अ मेंबर, बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इंस्पेक्ट करने नहीं दी जाएगी, जैसे कि नॉट विथस्टैंडिंग anything contained in subrules 1 and 2, the following particulars of register or index or written in respect of members of a company shall not be made available for any inspection under subsection 2 or for taking extracts or copies under subsection 3 of section 94। क्या क्या चीजें आप नहीं ले जा सकते कॉपी करके, या क्या क्या चीजें नहीं इंस्पेक्ट कर सकते? पहला है एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस इन केस ऑफ ए बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब किसी पर्सन का, किसी मेंबर का एड्रेस इंस्पेक्ट नहीं किए करने दिया जाएगा, ना ही किसी बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड एड्रेस, किसी का ईमेल आईडी क्योंकि स्पैम किया जा सकता है, किसी का यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड पैन नंबर, ये इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि ये प्राइवेसी कंसर्न्स है। हो सकता है कि लोग ना चाहें कि आपको उनका एड्रेस पता चले। सो दीज फोर मैटर्स विल नॉट बी अलाउड फॉर इंस्पेक्शन। अगेन इन न्यू एडिशन, कोई पुराना प्रोविजन नहीं था जो अमेंड हुआ है। पुराने में सिर्फ इंस्पेक्शन की बात लिखी थी कि भाई सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो, बट अब इन्होंने एक्सेप्शन लाया कि ये डिटेल हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा एक स्मॉल सा चैप्टर दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। वहां पे क्या चेंज आया है? तो वहां पे जो चेंज है बहुत ही माइन्यूट सा है कि भाई इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में और क्या क्रेडिट किया जा सकता है। So basically, the amendment is in Rule 3, Sub-Rule 2, after close of following shall be inserted, namely, all the shares held by authority in accordance with proviso of subsection 9 of Section 90 of the Act and all the resultant benefits arising out of shares without any restriction, that is the amendment. सो फ्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड दिस अमेंडमेंट आपको ये जो है ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 90 सब सेक्शन 9 क्या है। ये बात करता है एसबीओ की, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर से हम क्या चाहते हैं कि वो लोग डिक्लेरेशन दे। आपको पता होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ वोटिंग, या फिर मोर देन 10% ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर मोर देन 10% ऑफ डिविडेंड, ये लोग होता है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। इन्हें डिक्लेरेशन देना होता है कंपनी को, बट जनरली ये लोग कंपनी को नहीं देते हैं डिक्लेरेशन, इनडायरेक्टली होल्ड करके रखते हैं पैसा। कंपनी ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके नोटिस भेजती है कि आपकी हमारी कंपनी में सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप है, सो आप हमको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। अगर ये लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कंपनी कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल सारा मैटर देखेगा और ऑर्डर पास करेगा। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स के अगेंस्ट भी ऑर्डर हो सकता है कि भाई कंपनी इज राइट, यू आर एन एसबीओ और आपको डिक्लेरेशन देना चाहिए था, आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया, सो आपके शेयर्स अब ट्रांसफर हो जाएंगे आईईपीएफ में। So that is the entire process of section 90 which talks about significant beneficial owners, और उनके अगेंस्ट जब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है तो वो जो शेयर्स होते हैं वो जनरली कहाँ चले जाते हैं? आईईपीएफ में। अब ये जो अमेंडमेंट है ये क्या है? ये जो अमेंडमेंट है कि भाई आईईपीएफ में क्या क्या क्रेडिट होता है। तो आईईपीएफ में बहुत सारी चीजें क्रेडिट होती है, उसकी एक पूरी लिस्ट है। साथ में एक रूल है और रूल में एक नया पॉइंट आया है कि भाई एसबीओ के शेयर्स भी आईईपीएफ में क्रेडिट होंगे एंड ऑल द रिजल्टेंट बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ शेयर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के ये जो बेनिफिट्स हैं वो भी आईईपीएफ में क्रेडिट होंगे। सो दैट इज द अमेंडमेंट इन चैप्टर नंबर 8। नाउ चैप्टर नंबर 9, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। वैसे जो इसमें अमेंडमेंट है वो मेनली सीएसआर को लेकर है कि सीएसआर में और कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर हो सकती है। इन कंटिन्यूएशन टू मिनिस्ट्रीज जनरल सर्कुलर 10 to 20
dated 23rd March 2020, wherein it was clarified that spending of CSR funds for COVID-19 is an eligible activity. जहां पे ऐसा बोला था कि आप CSR का खर्चा करोगे तो वो eligible activity है. It is further clarified that spending of CSR funds for creating health infrastructure for COVID care के लिए आप कुछ बना रहे हो, हॉस्पिटल्स या फिर कोई भी प्लेस बना रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट्स, अगर आप ऐसी कोई कंपनी स्टार्ट करो जिससे मेडिकल ऑक्सीजन जनरेट हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, सिलेंडर्स एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स फॉर काउंटरिंग कोविड-19 और सच एक्टिविटीज आर एलिजिबल अंडर CSR. ये भी CSR का पार्ट होगी. कौन सी एक्टिविटी में कवर होगी ये? तो इट विल बी कवर्ड अंडर प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सो डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगा क्योंकि कोविड हो चुका है, तो उसके बाद क्या क्या आप हेल्प कर रहे हो, तो वो भी CSR का पार्ट है. The reference is also drawn to item number 9, schedule 7 of the activity, which permits contribution to specified research and development project as well as contribution to public funded university and certain organizations engaged in conducting research in science, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एज CSR एक्टिविटीज. मतलब आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर रहे हो जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी में रिसर्च करते हो, इंजीनियरिंग में रिसर्च करते हो या मेडिसिन में रिसर्च करे, तो क्या वो भी CSR है? यस. The companies, including government companies, may undertake the activities or projects or programs using CSR funds directly by themselves or in collaboration as shared responsibility with other company, subject to fulfillment of CSR rules and guidelines issued by ministry from time to time. जरूरी नहीं है कि आप CSR का खर्चा अकेले करो, आप किसी और के साथ मिलकर भी CSR एक्सपेंस कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो अलाउड. नाउ जनरल सर्कुलर बहुत ही छोटी सी बात बोली कि यार क्या अगर मैं वैक्सीनेशन करवा रही हूँ लोगों का, क्या वो खर्चा CSR माना जाएगा? यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज CSR, बट इसमें कंडीशन है कि ये खर्चा आप एम्प्लॉयज और उनकी फैमिलीज पे नहीं करोगे. अदर देन एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज पे अगर आप वैक्सीनेशन का एक्सपेंस कर रहे हो तो दैट इज एन एलिजिबल CSR एक्टिविटी. So it is further clarified that spending of CSR funds of COVID-19 vaccination for persons other than employee and their family is an eligible CSR activity. और ये भी किस में आता है भाई? वैक्सीनेशन इज अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब प्रिवेंटिव मेजर है कि आपको बीमारी ना हो. जनरल सर्कुलर, क्या हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए खर्चा करना भी CSR है? तो यस, इट इज ऑल्सो ए गुड अमेंडमेंट टू नो, क्योंकि CSR का जो वैक्सीनेशन है या हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीजें तो पहले ही कवर हो गई थी. बट ये हर घर तिरंगा इज समथिंग न्यू. हर घर तिरंगा एक कैंपेन अंडर एजेस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव इज एम्ड टू इन्वॉक द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द हार्ट्स ऑफ पीपल and to promote awareness about the Indian national flag. In this regard, it is clarified that spending of CSR fund for activities related to this campaign. अब यहाँ पे आप क्या डोनेशन कर सकते हो? Such as mass scale production and supply of national flag. National flag produce कर रहे हो, supply कर रहे हो, तो वो भी CSR है. आउटरीच एंड एम्पलीफिकेशन एफर्ट्स एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, उसको आप सब तक पहुंचा रहे हो, आर एलिजिबल CSR एक्टिविटीज. और ये कहाँ पे आएगा? तो ये आएगा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिलेटिंग टू कल्चर, कल्चरल एजुकेशन प्रमोशन में आएगा. The companies may undertake the aforesaid activities subject to fulfillment of company's CSR policy rules 2014 and related circular and clarifications issued by ministry from time to time. So ये सारे कुछ newly added addition थे. अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो बहुत ज्यादा नहीं है. प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आ सकती है कौन कौन सी एक्टिविटीज? जैसे आप मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे सेंटर्स बना रहे हो जहां पे कोविड पेशेंट रह पाए, एस्टैब्लिशिंग सेंटर्स फॉर कोविड पेशेंट. इसके अलावा आप वैक्सीनेशन करवा रहे हो अदर देन, पर इसमें कौन नहीं आएगा आपके वैक्सीनेशन ड्राइव में? एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज. एम्प्लॉयज और उसकी फैमिली के लिए करवाते हो तो यार वो CSR नहीं है, ठीक है. इसके अलावा और क्या? व्हाट एल्स? देयर वाज हर घर तिरंगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोड्यूस करना, वो भी सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आएगा. हर घर तिरंगा वो आएगा आपका प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिलेटिंग टू कल्चर. तो इन सबको भी CSR माना गया. ये सिर्फ क्लैरिफिकेशंस इशू हुए हैं.
So these are clarifications regarding CSR. Now what else? So in rule 12 after sub rule 1A the following sub rule shall be inserted. एक और नया रूल आया है, वो किस में आया है? तो वो आया है CSR के रिपोर्टिंग को रिलेटेड. Every company covered under provisions of subsection 1 to 135 shall furnish a report on CSR in Form CSR2 to the registrar for the preceding financial year 2020-21 की बात कर रहे हैं and onwards as an addendum to Form AOC4 and AOC4 XBRL or AOC4 NBFC as the case may be. AOC4 में कंपनीज क्या करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करती है. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL में है तो AOC4 XBRL और NBFC के हैं तो AOC4 NBFC, राइट. अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये फॉर्म में ही आप CSR की रिपोर्टिंग मत करो, आप अलग से एक फॉर्म दो, एडेंडम CSR2, ठीक है. फॉर्म CSR2 शुड बी एन एडिशन टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो आपको एक सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है आपसे CSR की. प्रोवाइडेड दैट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब 2020 से 2021 वाले ईयर की आप रिपोर्टिंग कब तक करोगे. The Form CSR2 shall be filed separately on or before 31st March 2022. मतलब इसके लिए डेडलाइन दी गई है 31st March 2022, ठीक है. अब वापस इसमें कुछ चेंजेस आए क्या? In the proviso to sub rule 1 of rule 3, the figures, letters and word 1st day April 2022, the figures, letters and word 1st day of April 2023 shall be substituted. And in the proviso to sub rule 1B of rule 12 for the figures, letters and word 31st March 2022, the figures, letters and word 31st May 2022 shall be submitted. इसका मतलब क्या हो? मतलब आपकी जो ये डेट है 31st March 2022 ये और एक्सटेंड हो गई और ये कहां पर पहुंची, 31st May 2022 पर पहुंची है, राइट. नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड. ये एक्सटेंड होकर कहां तक पहुंची है, 31st March 2022 तक. अब ओल्ड लॉ कुछ ऐसा था कि प्रोवाइडेड दैट 1 अप्रैल 2022 से हर एक कंपनी को क्या करना है, एक सेपरेट रिपोर्ट मेंटेन करना है, ठीक है. Provided that for preceding financial year, CSR2 shall be filed separately on or before 31st March 2022. After filing, ये जो आप फॉर्म भर रहे हो उसके अलावा आपको क्या करना है, 31st March 2022 से पहले एक CSR2 फॉर्म आपको सबमिट करना है. फ्रेंड्स ये लिमिट फिर से एक्सटेंड हुई थी, ये डेट फिर से एक्सटेंड हुई थी. इसके बाद ये जो 31st मई वाली 2022 वाली डेट थी वो सब्स्टिट्यूट हो गई किससे, 30 जून 2022. सो ईयर 2021 के लिए व्हाट इज द लिमिट फॉर सेपरेट फाइलिंग ऑफ द फॉर्म, 30 जून 2022, जो ऑलरेडी निकल चुका है, जो ऑलरेडी जा चुका है. एक और प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का कब आप फाइल करेंगे, तो शैल बी फाइल्ड सेपरेटली ऑन और बिफोर 31st March 2023 after filing AOC4, AOC4 XBRL, AOC4 NBFC, Ind AS as the case may be. So 2021 की फाइनल डेट हमको मिल गई 30 जून के लिए और 21-22 की फाइनल डेट मिल गई 31st March 2023 for filing CSR separately after filing financial statement. CSR2 को separately फाइल किया जाए. So we have got the final dates after so many amendments. अब और जो अमेंडमेंट हुआ है वो है रूल 3 में, जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात करते हैं. तो उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती है, जैसे ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, डेटा एज इट इज हो, चेंज ना किया हो, ब्रांच का डेटा एज इट इज हो. तो क्या क्या चेंजेस आए हैं उन पॉइंट्स में, रूल 3 की कंडीशंस है कुछ फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा. In sub-rule 1, the words accessible in India, the words accessible in India at all times shall be substituted. तो क्या शब्द नया ऐड किया, at all times. मतलब वहां पे हम ऐसा बोलते थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में मेंटेन करो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो इंडिया में ऑल द टाइम एक्सेसिबल रहना चाहिए. एवरी टाइम इट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया, ठीक है. In sub-rule 5, in the proviso, the words periodic basis, the words daily basis shall be substituted. सब रूल 5 में ऐसा लिखा था कि आपके डेटा का एक फिजिकल बैकअप होना चाहिए ऑन ए पीरियोडिक बेसिस इन इंडिया, ठीक है. पर अब फिजिकल जो बैकअप है उसका पीरियोडिक बेसिस की जगह क्या कर दिया, डेली बेसिस पे बैकअप होना चाहिए. सब रूल 6 एक न्यूली इंसर्टेड रूल है जो पहले नहीं था.
वेयर द सर्विस प्रोवाइडेड इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आप जिसके थ्रू डेटा मेंटेन कर रहे हो वो सर्विस प्रोवाइडर आपका आउटसाइड इंडिया है। द नेम एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स इन इंडिया। इंडिया में किस पर्सन के पास कंट्रोल होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स एंड पेपर का, उस पर्सन का नेम और एड्रेस आपको आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। जनरली हम आरओसी को सिर्फ ये बताते थे हमारा सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। अब वो अगर आउटसाइड इंडिया है ना, तो इंडिया में किस पर्सन के पास बुक्स का कंट्रोल है वो आपको बताना पड़ेगा टू द आरओसी। सो दीज आर द चेंजेस, यू कैन रीड द ओल्ड पॉइंट्स। ओल्ड पॉइंट्स क्या था, एक्सेसिबल इन इंडिया सो एज टू बी यूजेबल, तो उसके आगे हमने क्या ऐड कर दिया, accessible in India at all the times. Or backup of books of accounts and other papers of company maintained in electronic mode, including a place outside India, if any, shall be kept in servers physically located in India on periodic basis, जो अब क्या हो चुका है daily basis। और जो लास्ट पॉइंट है अमेंडमेंट का वो तो न्यूली एडेड है, वो तो पहले पॉइंट था ही नहीं। सो माइनर चेंजेस इन रूल 3 when we are maintaining data in electronic mode। देन देर आर सर्टेन अदर चेंजेस। सर्टेन अदर चेंजेस क्या है, तो सीएसआर कमेटी किसको बनानी थी वो हमने देखा था कि अगर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो जाए या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ से या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ सीएसआर कमिटी प्रोवाइडेड योर एक्सपेंसेस लेस देन 50 lakhs। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन इट्स अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट as per section subsection 6 of section 135 shall constitute a CSR committee and comply with the provisions of subsections 2 to 6 of the said section। अगर आपके पास अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट है, अब ये अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट कब बनता है तो बताती हूँ मैं सिनारियो। जब आप कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्च करना चाहते हो, मान लेते हैं आपका करंट ईयर का ऑब्लिगेशन 1 करोड़, बट आप इस साल 60 लाख ही खर्च कर पाए, पर आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, तो आप ईयर एंड के 30 डेज में क्या करोगे, उसको अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे उस पैसे को। क्योंकि आप 40 लाख जो कम खर्च किया आपने, वो ऐसा नहीं है कि आप अपनी पॉकेट में डाल सकते हो, आपको उसको अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ when you are keeping it in unspent CSR account, the moment you are keeping it in unspent CSR account, उसी मोमेंट से आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है कि आपको सीएसआर कमेटी बनानी ही पड़ेगी। भले आपका सीएसआर एक्सपेंस 50 लाख से कम हो, स्टिल यू हैव टू क्रिएट अ सीएसआर कमेटी। ठीक है, ये मैंने 1 करोड़ का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा चेंज कर लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं 10 lakhs का। 10 lakhs का ऑब्लिगेशन था, 6 lakhs हमने खर्च किए, 4 lakhs हमारे पास बच गए जो हमने अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। तो क्या हमें कमिटी बनानी पड़ेगी? यस, इवन दो आवर एक्सपेंस इज लेस देन द लिमिट ऑफ 50 lakhs। इसके अलावा एक सब रूल ओमिट हो चुका है, सब रूल 2। पहले ऐसा होता था कि दोस्तों अगर आप कंटिन्यूअस 3 साल के लिए अपनी लिमिट्स फॉलो ना करो तो फिर आपके ऊपर सीएसआर का ऑब्लिगेशन हट जाएगा। Every company which ceases to be a company covered under subsection 1, section 135 of the Act for 3 consecutive years shall not be required to constitute a CSR committee and comply with the provisions subsection 2 to 6 of the Act till such time it meets the criteria। अगर ये प्रोविजन ओमिट हो गया, पहले इसके लिए हमें प्रोविजन जानना जरूरी है कि सीएसआर आपको एप्लीकेबल कब होता है। जब नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो जाए, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो जाए या फिर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो आपको सीएसआर एप्लीकेबल होता है। फिर इन्होंने ऐसा बोला कंटिन्यूस 3 ईयर के लिए अगर आप 3 में से एक भी लिमिट फुलफिल ना करो तो आपको सीएसआर सीज हो जाता है। मतलब 3 ईयर के बाद फिर आपको सीएसआर नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी एक भी लिमिट फुलफिल नहीं हो रही कंटिन्यूस 3 ईयर के लिए। जैसे यहाँ पे मेरी लिमिट्स हो गई 300, 200, 100, 900, 800, 700, 432, मतलब तीनों लिमिट्स एक भी साल में फुलफिल नहीं हो रही कंटिन्यूस 3 ईयर के लिए, तब आपको सीएसआर सीज होता था। अब ये प्रोविजन ही इन्होंने ओमिट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि एक बार जो आपको एप्लीकेबिलिटी लग गई है सीएसआर की, वो एप्लीकेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, यहाँ पे सीजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। देयर इज वन मोर अमेंडमेंट रिलेटेड टू सीएसआर। अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ अमेंडेड जैसा लगेगा नहीं। सबसे पहले अमेंडमेंट के पॉइंट्स क्या लिखे हैं इन्होंने, तो अ कंपनी स्टार्ट, मतलब आप सीएसआर किसके थ्रू कर सकते हो।
तो CSR एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय कंपनी इटसेल्फ और या तो कंपनी खुद से या फिर किसी और के थ्रू. A company established under Section 8 of the Act, registered public trust, registered society exempted under subclause 4, 5, 6, 6A of clause 23C of Section 10, registered under 12A and approved under 80G of Income Tax Act. ये इनकम टैक्स एक्ट वाली कंपनीज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, CSR. अब ये कंपनीज जो हैं ये कौन एस्टैब्लिश कर रहा है, या तो कंपनी आइदर सिंगली और अलोंग विद एनी अदर कंपनी. अब आप यही पॉइंट, अच्छा ओल्ड लॉ में क्या लिखा है, read this. Company established under Section 8 a registered public trust or a registered society registered under Section 12A and 80G of Income Tax Act established by company either singly or along with other company. मतलब इसके लिए आपको इनकम टैक्स अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चेंज आया. तो चेंज सिर्फ इतना है दोस्तों, ये जो आप कंपनीज की बात करो, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी की बात करो, ये कौन सी होनी चाहिए. तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C के क्लॉजेस में लिखी है कुछ कंपनीज, क्लॉज 4, 5, 6, जैसे 5 इज फॉर रिलीजियस, 6 इज समवॉट रिगार्डिंग एजुकेशन जो 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट करती है. तो ऐसी कंपनीज के बारे में इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है विच आर एग्जम्प्टेड अंडर दीज क्लॉजेस. तो मतलब आप जो ये काम कर रहे हो ये इन्हीं कंपनीज, इन्हीं रजिस्टर्ड ट्रस्ट, इन्हीं रजिस्टर्ड सोसाइटीज के थ्रू होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट दिस अमेंडमेंट इज. इट इज जस्ट मोर स्पेसिफिकली गिवन कि आप कौन सी रजिस्टर्ड ट्रस्ट, कौन सी सोसाइटी की बात करो, थोड़ा सा और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया. Like fourth is about charitable companies, charitable trust. So these are the companies or trust which are exempted under Income Tax Act. जो Income Tax Act के अंडर exempt हो. पॉइंट नंबर बी जो है वो एकदम सिमिलर है, नो बिग चेंज. रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी established by central government. एंटिटी established under Act of Parliament or State Legislature. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, एंटिटी established under Act of State or State Legislature. लास्ट वन में भी सेम चेंज है. ऐसी कोई कंपनी जो अबाउट 3 लिमिट्स में फॉल नहीं करती, बट ऐसी कंपनी जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस इन द सेम एक्टिविटीज. ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन सी क्या एडिशन हुआ है, तो विच आर एग्जम्प्टेड अंडर क्लॉजेस 4, 5, 6, 6A ऑफ क्लॉज 23 ऑफ सेक्शन 10, 23C में जो कंपनीज, जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट, जो पब्लिक ट्रस्ट एग्जम्प्टेड है, उन्हीं के थ्रू आप अपना CSR एक्टिविटीज कर सकते हो. सो देयर इज नो बिग डिफरेंस. Now, in the company's corporate social responsibility, a good change to remember, CSR में जो admin expense होते हैं, the admin expense, उसके लिए पहले लिमिट थी फ्रेंड्स, you cannot claim more than 50 lakhs और 5% of your CSR, whichever is less, ऐसी लिमिट थी फ्रेंड्स. अब यहाँ पे अमेंडमेंट आ चुका है और अमेंडमेंट कुछ ऐसा है, 50 lakhs और 2% of CSR whichever is higher. Means a big change here. पहले था 5% whichever is less. अब यहाँ पे 2% और 50 lakhs whichever is higher. That is also an amendment. For the words 5% आपको 2% को substitute करना है और whichever less की जगह whichever higher shall be considered. whichever higher हमें consider करना है. So friends, यहाँ पे हो चुके हैं हमारे amendments complete. Amendments हमारे यहाँ पे complete हो जाते हैं. So let us start. First of all, we are solving division A. डिविजन ए मतलब हमें एक केस सिनारियो दिया हुआ है, उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज होंगे जो अलग अलग चैप्टर्स के हो सकते हैं. एंड ऑल्सो वी हैव सम मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स. लेट अस रीड दिस केस फर्स्ट. क्या लिखा है इसमें, पहले पूरा शांति से पढ़ने का, फिर हमें सॉल्व करने का. भारत संस्कार लिमिटेड हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट हरिद्वार. इट इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है ये. It is registered with an authorized capital of 300 crores divided into 30 crore equity shares of rupees each. 30 crore इनके पास equity shares हैं. Paid up capital of the company is 200 crores divided into 20 crore equity shares of rupees 10 each. Authorized capital 300 है which is maximum capital और paid up capital इनकी 200 crores है. Company is very renowned in manufacturing and supplying devotional items such as high quality worship material, fragrances, various types of decorative goods, idols. भाव भक्ति वाली कंपनी है ये सारे गुड्स ऐसे ही प्रोवाइड करती है जो डिवोशनल चीजों के लिए काम आते हैं. बट ठीक है, हमको क्या लेना. लेट अस रीड मोर अबाउट दिस.
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन है पहले देख लेते हैं हम। सागर एज मैनेजिंग डायरेक्टर, सागर जी जो है वो कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। हरि, राही, संसार, नभ, दे आर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये लोग कौन है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। इन द कंपनी राजू वॉज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, राजू जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट पे है। इसके अलावा कंपनी में सोनू है, सोनू कौन है, तो सोनू is designated as chief financial officer, she is chief financial officer of the company, CFO. And Moti as assistant accountant, Moti is assistant accountant. Company prepared its financial statement for year 22-23 के financial statements बनाए हैं कंपनी ने। The board of directors approved the same, board of director ने approve कर लिए हैं। It was signed by the concerned authorities and thereafter submitted to the auditors on the 10th May 2023 for their report. Audit करने के लिए 10 मई को भेज दिया है हमने report को। The turnover of the company was 100 crores during the year 22-23. Turnover कितना था? Auditor's report was duly received and the annual accounts with the board's report and all necessary annexures were ready on 15th July 2023 after complying with all the formalities as per company law. Annual accounts आपके prepare हो गए थे 15 जुलाई 2023 तक। The board meeting was called on 25th July, 25 जुलाई को board meeting हुई कंपनी की and the annual general meeting was fixed on 20th August 2023. 20 अगस्त को AGM decide हुई। At the annual general meeting, the financial statements along with all the annexures was duly received and adopted by the members. AGM में members ने financial statements adopt कर लिए। However, the company could not file the copy of financial statements along with documents annexed to financial statement adopted at AGM with registrar. वैसे ये बता दूं कि आपको AGM के adoption से 30 days में ROC के पास financial statement submit करने होते हैं, right? It is also informed that in April 2023, the company had destroyed all the books of accounts together with relevant vouchers up to the financial year ending on 31st March 2018. 31st March 2018 तक के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वाउचर्स थे वो कंपनी ने 2023 में डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अच्छा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा होगा 8 इयर्स वाला कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8 इयर्स तक प्रिजर्व करने, मतलब अगर आप 2023 में डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हो तो आप 2015 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसके बाद के नहीं। On the basis of above facts and by applying applicable provisions of Companies Act and applicable rules therein, choose the correct answer 1 out of 4 of the following queries given here under. अभी एक बार आप लोग ये रेफर कर लो पूरा का पूरा क्या क्या हाइलाइट्स हैं। सागर इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, हरि, राही, संसार एंड नभ आर द डायरेक्टर्स, राजू इज कंपनी सेक्रेटरी, सोनू इज हर CFO। इसके अलावा 10th मई को ऑडिटर्स ने रिपोर्ट दी, 15 जुलाई को तैयार हो गए थे, 25 जुलाई को हमने बोर्ड मीटिंग की, 20 अगस्त को AGM में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो चुके हैं बट ROC को सबमिट नहीं हुए। इसके अलावा हमने ये देखा है कि कंपनी ने 2023 में 2018 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं जो कि होना नहीं चाहिए था एज पर दैट। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दिस केस सिनेरियो। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? पहला क्वेश्चन है द कंपनीज एक्ट 2013 provides that financial statements should be approved by board of directors, signed by prescribed authorities and submitted to auditors for their approval. Accordingly, the financial statements of Bharat Sanskar Limited shall be signed by. इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन साइन करेगा ऐसा हमें पूछा। सागर, राजू एंड सोनू। सागर, राजू एंड सोनू कौन है? सागर मैनेजिंग डायरेक्टर, राजू एंड सोनू, राजू इज कंपनी सेक्रेटरी एंड सोनू इज CFO। मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आया मैनेजिंग डायरेक्टर, CS एंड CFO। दूसरा इन्होंने बोला है हमको संसार, हरी, राजू एंड सोनू। So Raju and Sonu are common, so I am writing their designation CS or CFO. संसार और हरी कौन है? हरी एंड संसार आर ओनली द डायरेक्टर्स बट उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। फिर आया फिर से सागर, सागर इज अवर मैनेजिंग डायरेक्टर, देन वन मोर डायरेक्टर दैट इज संसार, राजू इज अवर CS एंड मोती was शायद अकाउंटेंट, द लास्ट पर्सन। एंड देन वी हैव ऑप्शन
Sagar is our managing director, Sansar is a director, Raju was CS, Sonu was CFO, it is something like that. Okay. अब मैं आपको प्रोविजन बताती हूँ कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजन ये है दोस्तों कि 2 डायरेक्टर शुड साइन और उन 2 डायरेक्टर्स में से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कंपनी में कोई सीएस और सीएफओ हो तो वो लोग भी साइन करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली कंपनी में ये चारों लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीएस है, सीएफओ है, मतलब मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें एक डायरेक्टर आ जाए, एक मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाए, एक सीएस आ जाए, एक सीएफओ आ जाए। टेल मी द ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नो, इसमें एक डायरेक्टर की कमी है, मुझे 2 डायरेक्टर की साइन चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नो, इसमें 2 डायरेक्टर साइन कर रहे हैं पर मैनेजिंग डायरेक्टर की साइन नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नो, इसमें सीएफओ की साइन मिसिंग है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यस, इट इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच वन इज मैनेजिंग डायरेक्टर, CS if any and CFO if any, उनकी भी साइन है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये आप तब आंसर कर पाओगे जब आपको प्रोविजन अच्छे से पता हो कि हु कैन साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेल। बात आती है बोर्ड रिपोर्ट की कि बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करता है। तो बोर्ड रिपोर्ट में रूल कुछ ऐसा है, या तो चेयरमैन साइन करता है, चेयरमैन ना हो तो 2 डायरेक्टर्स साइन, 2 डायरेक्टर्स, एंड डायरेक्टर्स में से भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। सो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ साइनिंग द बोर्ड रिपोर्ट। एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट कौन साइन करेगा। देखो हमने केस में पढ़ा था कोई चेयरमैन नहीं है, क्या सिर्फ सागर करे, वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है? नहीं, सागर एंड हरि। सागर इज सागर इज our managing director and Hari is our normal director. Yes, one managing director and one normal director. Sagar and Raju. Sagar would be managing, Raju is CS, Sagar and Sonu managing director and CFO. तो हमारा कंडीशन जो है 2 डायरेक्टर्स वाला, वो ऑप्शन बी में फुलफिल होता है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर के साइन चाहिए और एक नॉर्मल डायरेक्टर्स की। अगर 2 डायरेक्टर्स है तो उसमें से वन शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर। सो ऑप्शन बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर। In the above case scenario, the company failed to file the copies of financial statement along with all the documents annexed to the financial statement adopted at annual general meeting with registrar. कंपनी ने फेल कर लिया। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं हुए, तो ये लोग इस जो मिस्टेक है, ये जो डिफॉल्ट हुआ है, इसके लिए कौन कौन से लोग लायबल है। तो इसके लिए प्रोविजन क्या है? तो दोस्तों प्रोविजन कुछ ऐसा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं होते हैं टाइम, मैनेजिंग डायरेक्टर प्लस सीएफओ इफ एनी आर लायबल, और अगर ये लोग ना हो तो एनी डायरेक्टर ऑथराइज बाय द बोर्ड। पर हमारे पास तो ये लोग है ही। और अच्छा, इसके अलावा कंपनी के ऊपर तो है ही पेनल्टी, ऐसा नहीं है कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं। तो मुझे ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां पे कंपनी हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ। सागर, राजू एंड सोनू। नहीं, यहाँ पे तो कंपनी मिसिंग है, मतलब ये ऑप्शन गलत। सागर, राजू एंड सोनू, ये ऑप्शन भी गलत। द कंपनी सागर एंड राजू शैल बी लायबल। सागर हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड राजू इज अवर सीएस आई गेस। सो कंपनी, और ये ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है कि हम सीएस को लायबल मान रहे हैं, जबकि मेन लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए? सीएफओ को। सो यहाँ पे हमारे पास कंपनी है, सागर है मैनेजिंग डायरेक्टर, सोनू है हमारा सीएफओ, मीन्स ऑप्शन सी इज मोस्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। As per the provisions of the Act of Company in the destruction of all books of accounts together with relevant vouchers was not correct। ये एक्ट क्यों करेक्ट नहीं था? तो मैंने आपको बताया भाई, 8 साल से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वैसे तो क्लियर है, फिर भी हम ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। The books of accounts relating to a period not less than 6 preceding financial year are required to be kept। ये तो गलत बोला। यहाँ पे जो हमारा डायरेक्ट आंसर हम चूज कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू ए पीरियड नॉट लेस देन 8 प्रीसीडिंग इयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। 8 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रिजर्व करने हैं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो ना फ्रेंड्स, तो अपने को इससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिजर्व करने पड़ सकते हैं। बट एक्ट के हिसाब से ये टाइम लिमिट क्या है? तो एक्ट के हिसाब से टाइम लिमिट है 8 ईयर्स। A method of interpretation of statute की बात हो रही है, which brings into effect provisions for improving the conditions of certain classes of people who are underprivileged or who have not been treated fairly in the past। एक ऐसा interpretation का method
जिससे जो अंडर प्रिविलेज लोग होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, जिसे जनरली बोला जाता है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। कि अगर दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है तो ऐसा इंटरप्रिटेशन लीजिए जिससे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको बेनिफिट मिले, तो उसे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। Though I have told you the correct answer, that is rule of beneficial construction, we must be knowing what these rules are. ओके, लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब जैसा लिखा है एग्जैक्टली exactly उसी सेंस में उसको इंटरप्रीट करो। ठीक है, उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भाई इस इंटरप्रिटेशन से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो ऐसा इंटरप्रीट कर लें। तो लिटरल कंस्ट्रक्शन मतलब जैसा लिखा है उसी सेंस में इंटरप्रीट करो। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तब अप्लाई होता है जब दो प्रोविजंस ऑफ द सेम एक्ट आर कॉन्ट्राडिक्टरी। बट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि दोनों को मैक्सिमम आप इम्पैक्ट दे पाओ, उस तरह से उसको इंटरप्रिटेशन किया जाए और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो रिमूव किया जाए बिटवीन बोथ द प्रोविजंस। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज समथिंग दैट बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में अगर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है तो ऐसा इंटरप्रिटेशन लिया जाए जिससे अंडर प्रिविलेज लोगों को बेनिफिट मिले। एंड एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे वर्ड्स स्टैट्यूट से हटाया जाए या फिर कंसिडर ना किया जाए जिससे आपका जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट है वो क्या बोलते हैं डिफीट होता हो। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। Will Limited bought 15% shares of Om Limited in year 2018. In the year 2020, it formed a trust for its employees and donated its 15% shares of Om Limited along with 10 lakh. Will Limited ने 15% शेयर्स लिए थे ओम के। 2020 में इन्होंने एक ट्रस्ट बनाई फॉर इट्स एम्प्लॉयज एंड डोनेटेड 15% शेयर्स ऑफ ओम along with rupees 10 lakh to the trust and became its trustee. उन्होंने ये क्या क्या 10 लाख के जो शेयर्स थे वो और 10 लाख रुपीस और 15% जो शेयर्स थे वो डोनेट कर दिए ट्रस्ट में और ट्रस्टी बन जाती है कंपनी विन लिमिटेड। इन फेब 2023 ओम लिमिटेड एक्वायर्ड 55% स्टेक इन विन लिमिटेड थ्रू एन इन हाउस डील। ठीक है, हो क्या रहा है दोस्तों, हो कुछ ऐसा रहा है, विन लिमिटेड ने ओम के शेयर्स लिए 15%। इसके बाद विन लिमिटेड ने ये शेयर्स क्या कर दिए, ट्रस्ट में दे दिए और खुद क्या बन गई, विन लिमिटेड ट्रस्टी। So shares are now used for the benefit of the beneficiaries. When is just a trustee, मतलब shares अब इनके खुद के नाम पे नहीं रहे, it is just working as a trustee for that share. अब ओम ने क्या किया 2023 में, ओम ने विन लिमिटेड के 55% शेयर्स ली, तो नाउ ओम इज द होल्डिंग एंड विन इज द सब्सिडरी। पर विन के पास होल्डिंग कंपनी के कितने शेयर्स पड़े हैं, 15% शेयर्स ऑलरेडी पड़े हैं विन के पास होल्डिंग कंपनी के। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया गया है सब्सिडरी कंपनी के नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। सो लेट अस चेक वेदर द एक्सेप्शंस आर वर्किंग हियर और नॉट। कैन अ सब्सिडरी होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी जस्टिफाइबली इन दिस सिचुएशन? यस, यहाँ पे कर सकती है। Win Limited cannot represent itself as a trustee after it became a subsidiary. ये सब्सिडरी बनी उसके बाद ट्रस्टी बनी कि सब्सिडरी बनी उससे पहले ट्रस्टी बनी? तो भाई ये ट्रस्टी तो बन गई थी 2020 में और ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कब आया, 2023 में। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Will Limited can represent itself as a trustee only after it was a holding company of Om. ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप किसी और कंपनी की होल्डिंग बनो तो ही आप ट्रस्टी बन सकते हो, नो। Will Limited cannot hold share as a trustee even though it is a subsidiary company. सब्सिडरी है तो क्या ये ट्रस्टी नहीं बन सकती, ये तो ट्रस्टी बन सकती है। ट्रस्टी बनना तो एक्सेप्शन में था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, ट्रस्टी हो या फिर आपने होल्डिंग सब्सिडरी बने हो उससे पहले ही शेयर्स ले लिए हो तो अलाउड है। Will Limited can do so as it is holding shares in Om Limited prior to become a subsidiary. सब्सिडरी बनने से पहले ही शेयर्स ले लिए थे, मतलब दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और अच्छा मैं बोलूं तो ट्रस्टी बनना अलाउड है इफ यू हैव बीन अ ट्रस्टी फॉर समवन एल्स और उस सिचुएशन में आपके पास होल्डिंग कंपनी के शेयर्स हैं तो दैट इज अलाउड। ठीक है, सो ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन उस रूल के 3 थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी एंड बिफोर बिकमिंग ए सब्सिडरी। सब्सिडरी बनने से पहले के शेयर्स हैं वो चलेंगे। Okay, friends, our next question is relating to Negotiable Instrument Act, the date of maturity of a bill payable 100 days after sight and which is presented for sight on 4th May. 100 days after sight and which is presented on sight for 4th May. अभी यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन आप प्रेजेंट करते हो
उससे आपको 100 डेज कैलकुलेट करने हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है, वो हमेशा हम याद रखेंगे। ऑल राइट, लेट अस कैलकुलेट दिस। फोर्थ में है, मतलब मई के हमारे पास 27 डेज बच गए, जून के 30, जुलाई के 31, कितने हो रहे हैं टोटल? वी आर हैविंग 88 डेज प्लस 12 डेज अगस्त के करेंगे तो हमको 100 डेज मिल जाएंगे। यस, इट इज 12th अगस्त। अब 12th अगस्त से मुझे 3 डेज ग्रेस के काउंट करने हैं, मीन्स 15th अगस्त। अब यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर ये मैच्योरिटी डेट कब आ रही है, किसी नेशनल हॉलिडे के दिन आ रही, तो हम एक दिन पहले वाली डेट सेलेक्ट करेंगे। मीन्स our correct answer will be 14th August 2023. That will be the maturity date for this bill. Okay. Nivich Private Limited issued 9% non-convertible debentures worth rupees 10 lakh, and thereafter the directors contemplated to get them listed. प्राइवेट कंपनी है जो अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट कर रही है। आफ्टर ड्यू फॉर्मेलिटीज, दीज प्राइवेटली प्लेस्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 lakhs were listed. Which of the following option is applicable in the given situation? कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल? क्या निविज प्राइवेट एक लिस्टेड कंपनी है? नो आइडिया। क्या निविज प्राइवेट shall not be considered as listed? Okay. Nivesh Private shall be considered as a listed only when minimum amount of listed privately placed non-convertible debenture is 15 lakhs. Nivesh Private shall be considered as a listed only when minimum amount of listed privately placed non-convertible debenture is minimum 20 lakhs. देखो 15 और 20 lakhs ये सब तो बेकार के लिमिट है। आपको ये ध्यान रखना है कि लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया है, और अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्ट कर रही है, प्राइवेटली लिस्ट कर रही है, तो उस सिचुएशन में उसे लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। तो सिर्फ अपने डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करिए, दैट टू अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। सो प्राइवेटली प्लेस्ड हुआ है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, तो ये कंपनी को लिस्टेड नहीं माना जाना चाहिए, और इन पर लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट्स या रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस रीड। A company enter into process of reducing capital reduction, section 66. Mr. Shah is concerned officer designated for preparing the list of creditors to records their reservation and reach to a settlement under section 66 of Companies Act 2013. Mr. Shah, while preparing such list deliberately, concealed the name of Miss Ramya, who is one of the company's creditor and object to the reduction, whereas make misstatement in context of some other creditor's claim. मिस्टर शाह ने क्या किया? मिस्टर शाह एक ऑफिसर हैं कंपनी के, उन्होंने एक ऐसे क्रेडिटर का नाम लिखा ही नहीं जो क्रेडिटर ये कैपिटल रिडक्शन के खिलाफ थी, मिस रामिया, हु वाज अगेंस्ट दिस कैपिटल रिडक्शन। जब भी लिस्ट बनती है ना, तो आपको लिखना पड़ता है कि दोज क्रेडिटर्स आर ऑब्जेक्टिंग टू द कैपिटल रिडक्शन। सो यहाँ पे ऑफिसर ने क्या किया? जानबूझ के कंसील किया है इस फैक्ट को। द ऑफेंस कमिटेड, जो ऑफेंस किया है मिस्टर शाह ने, इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 447, जो कि फ्रॉड का सेक्शन है अंडर कंपनीज एक्ट, and also under 417 read with 415 of Indian Penal Code Act 1860 as dishonest concealment. You are required to select the most appropriate option. मतलब ये जो ऑफेंस है ये दो एक्ट के अंडर कवर हुआ है, कंपनीज एक्ट एज वेल एज इंडियन पैनल कोड एक्ट, क्योंकि आपने क्या किया है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन किया है। Mr. Shah shall be liable to be prosecuted under both the Act and Companies Act and Indian Penal Code Act, but shall be punished under either of Companies or Penal Code. मतलब ये ऐसा बोले कि प्रोसिक्यूशन तो दोनों एक्ट में हो जाए, पर पनिशमेंट एक ही एक्ट में मिलेगी, ऐसा। दूसरा ऑप्शन, मिस्टर शाह shall be liable to be prosecuted under both of the Companies and Indian Penal Code Act, but shall be punished under Companies Act or the Indian Penal Code where maximum punishment is lower. मतलब ये ऐसा बोल रहे कि प्रोसिक्यूशन होगा, पर पनिशमेंट कहाँ पे होगा? पनिशमेंट जहां पे सजा कम है उस एक्ट में होगा। मिस्टर शेर शैल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड आइदर, या तो कंपनीज एक्ट या फिर इंडियन पेनल कोड में प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट होगा। Mr. Shah shall be liable to be prosecuted and punished under both of the act. Basically, friends, the rule is that, rule ऐसा है friends,
कि आपका जो प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट है ना किसी एक ही चीज में हो सकता है, दोनों में नहीं। मतलब आपको सेम ऑफेंस के लिए दो जगह प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और दो जगह पनिशमेंट नहीं होगी। सो आइदर ही विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट और ही विल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड अंडर इंडियन पेनल कोड एक्ट। मतलब और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लास्ट एमसीक्यू, विचार विमर्श लिमिटेड, नाम काफी अच्छा है, विचार विमर्श करेंगे हम। इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग की है फ्रेंड्स 20 सितंबर 2022 को, टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द फाइनेंशियल रिजल्ट एज ऑफ 31 मार्च 2022। 20 सितंबर को की है। फाइनेंशियल रिजल्ट कब के थे? 31 मार्च 2022 के। Due to the want of the quorum, the meeting was adjourned and the adjourned meeting was held on 27 September. Adjournment जब quorum के कारण होता है तो next week मतलब 7 days का ही होता है। What is the last date of filing of annual return with registrar of the companies? Annual return आपको कितने दिन में फाइल कर देना है? इसके लिए आपको annual return की डेट पता होनी चाहिए कि annual return का जो बेसिक टाइम लिमिट है वो है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम कंपनी हैज टू फाइल द एनुअल रिटर्न। तो फ्रेंड्स 60 days फ्रॉम द एजीएम वुड बी 20 सितंबर। बट ऐसा होता है कि अगर कोरम के कारण मीटिंग एडजर्न हुई है तो एडजर्न मीटिंग से हम 60 days कैलकुलेट करेंगे। सर करेक्ट आंसर विल बी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ 27 सितंबर। 27 सितंबर से 60 days होगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर द एनुअल रिटर्न। 31 मार्च का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इसके अलावा जो 20 सितंबर है, अगर उसी दिन मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो जाते हैं और कोरम के कारण मीटिंग एडजर्न नहीं होती तो हम वहां से 60 days कैलकुलेट करते हैं, बट मीटिंग वाज एडजर्न, सो वी विल बी कैलकुलेटिंग द 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ 27 सितंबर जहां पे एडजर्न मीटिंग हुई है। So that's it friends, we are done with the MCQ portion. Case based questions हमने solve कर लिए हैं। हम डिस्कस कर रहे थे RTPs for the November 2023. We have already discussed the amendments. Amendments हम खत्म कर चुके हैं। MCQs वाला part is also over. Now it is time to solve some of the descriptive questions from our study material. The first part is company law. You already know Companies Act 2013 से कुछ questions हैं. Let us check out that. The paid-up share capital of Golden Shoes Limited is 25 lakhs divided into 2,50,000 equity shares of rupees 10 each. Some of the shareholders holding 2,500 equity shares are residents of London for whom a foreign register of shareholders is opened thereat on November 1st, 2022. मतलब ये कंपनी ने एक फॉरेन रजिस्टर ओपन किया है क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स कहाँ पे हैं? लंदन में है, तो उनके लिए एक फॉरेन रजिस्टर ओपन किया है जहां पे फॉरेन शेयर होल्डर्स के नाम लिखे जाएंगे। Advise the Golden Shoes Limited within how much time after opening a foreign register it is required to file with the registrar of company a notice of situation of London office. So basically जो रूल है, जैसे ही आप फॉरेन रजिस्टर ओपन करते हैं उसके 30 days में आपको आरओसी को इन्फॉर्म कर देना होता है। सो फॉरेन रजिस्टर ओपन हुआ है फ्रेंड्स 1 नवंबर 2022 को। सो विद इन 30 days फ्रॉम 1 नवंबर 2022 कंपनी मस्ट इंटीमेट टू द आरओसी अबाउट ओपनिंग ऑफ सच फॉरेन रजिस्टर। इसके अलावा जब जब फॉरेन रजिस्टर में एंट्री होती है तो फॉरेन रजिस्टर की एक कॉपी इंडिया में भी मेंटेन करनी होती है, तो जब जब वहां पे एंट्री होती कोई नहीं, यहाँ पे भी विद इन 15 days वो सेम एंट्री इनकॉर्पोरेट की जाती है। So those are the rules regarding foreign register of members. Foreign register maintain करना allowed है, but you have to inform ROC when you are opening the register as well as when you are closing the register. You have to inform the ROC. Okay, we can read out the answer as well. Section 88, subsection 4 of Companies Act 2013. It permits a company to keep in any country outside India a part of register of member called foreign register, containing the names and particulars of members, debenture holders, other security holders, or beneficial owners residing outside India. Rule 7 of the Company's Management and Administration Rules 2014. It requires that the company shall, within 30 days from the date of opening of any foreign register, file with the registrar notice of the situation of office along with the fee where such register is kept. 30 days में इन्हें फाइल करना पड़ेगा to the registrar. Accordingly, Golden Shoes is required to file with jurisdictional registrar of companies a notice of situation of London office within 30 days from November 1, 2022. That is the date on which foreign register is opened along with the requisite fee. So very simple question has been asked. Now next question. Next question is Satvikya.
Private Limited was formed on 25th April 2020. At the time of formation, it had provided in its articles that the company shall not be permitted to accept or keep advance subscription or call money in advance. मतलब जब कंपनी बनी थी तब आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि कंपनी जो है एडवांस मनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है. However, in August 2023, the need was felt to amend the articles with respect to retention of calls in advance. 2023 में इनको ऐसा लग रहा है कि भाई कॉल्स इन एडवांस वाला पॉइंट तो अब हमें अमेंड करना पड़ेगा. पहले हमने डिनाई किया था बट अब हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं. Decide whether the provisions inserted in the articles at time of formation of the company can be considered as void. जो आपने फॉर्मेशन के वक्त प्रोविजन ऐड किए थे क्या वो गलत माने जाएंगे? फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें जनरली हम बोलते हैं कि एक्ट जो होता है वो सबसे सुपीरियर होता है. एक्ट इज ऑलवेज टू सुपीरियर टू मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. मतलब आप अपने आर्टिकल्स में कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द एक्ट. एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी कोई भी बात हम आर्टिकल में नहीं लिख सकते हैं. बट जो कॉल्स इन एडवांस वाला सेक्शन है ना, सेक्शन 50, उसमें ऐसा लिखा है अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड्स अदरवाइज. मतलब अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा है तो वही चीज प्रिवेल करेगी, एक्ट वाली चीज प्रिवेल नहीं करेगी. अगर एक्ट बोल रहा है तुम एडवांस ले सकते हो पर आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू टेक एडवांस, तो कंपनी के लिए क्या फॉलो होगा? प्रोहिबिशन फॉलो होगा. मतलब जब अगर प्रोविजन में ही ऐसा लिखा हो अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड अदरवाइज या फिर सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, अगर प्रोविजन में ही ऐसा लिखा है तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो? अपने आर्टिकल्स को सुपीरियर बना सकते हो टू दैट. सो दैट इज द कंडीशन. क्या जब फॉर्मेशन के टाइम पे जो ऐड किया गया था वो वॉइड था? नो, दैट इज नॉट वॉइड, क्योंकि सेक्शन ऐसा ही बोलता है अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज. मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन बी सुपीरियर इन दिस केस. लेट अस रीड द आंसर, चेक आउट द आंसर whether we are right or not. Section 50 of Companies Act 23, 2013 deals with the acceptance of call money advance by a company which require that such acceptance can be made only if company is authorized by articles. मतलब आर्टिकल में ऑथराइज किया है तो ही आप क्या कर सकते हो? तो ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दैट. एक्ट में क्या लिखा है? तो एक्ट में लिखा है कि द प्रोविजन ऑफ दैट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन द मेमोरेंडम or articles of a company, or in any agreement executed by it, or in any resolution passed by a company in general meeting or by board of directors, whether the same be registered, executed, passed, as the case may be before or after commencement of this act. मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि एक्ट का इम्पैक्ट हमेशा सुपीरियर रहेगा, भले ही आपने कोई भी आर्टिकल में लिखा हो, मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा हो, मीटिंग में कुछ भी डिसाइड किया, स्टिल एक्ट विल बी सुपीरियर. पर अगर एक्ट में ही ऐसा लिखा है सब्जेक्ट टू द आर्टिकल या प्रोवाइडेड इट इज ऑथराइज बाय द आर्टिकल, so any provision contained in the memorandum, article, agreement, or resolution shall, to the extent to which it is repugnant is in conflict to the provisions of this act, are void. But in the simple words, the provision of the act shall have overriding effect. Act हमेशा superior है. It is to be noted that section 6 starts with save as otherwise. मतलब अगर कहीं और कुछ और लिखा है, it means that if any other section says that article is superior, then we have to treat it accordingly. So here in this case, articles provide that company shall not be permitted to accept or keep advance subscription or call money in advance. And accordingly, here such provision in the articles will prevail and cannot be considered as void. क्योंकि सेक्शन में ही ऐसा लिखा है कि आर्टिकल ऑथराइज करे तो ही आप एडवांस ले सकते हो. तो अगर आर्टिकल ऑथराइज ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप एडवांस नहीं ले सकते हो. तो दैट इज द करेक्ट प्रोविजन इन द आर्टिकल. Our next question is dividend वाले chapter से related. The dividend amounts received or receivable on equity shares held by Mr. Vaibhav for the financial year 21-22 was as follows. Name of the company Suvas Limited. Suvas Limited ने 25 अगस्त को डिक्लेयर किया था. मिस्टर वैभव को 800 रुपए डिविडेंड मिलने वाला है, पर डिविडेंड आया है 23 अक्टूबर को. बंदुल निधि लिमिटेड, निधि कंपनी है, 4 सितंबर को डिक्लेयर हुआ. 100 रुपए डिविडेंड था. डिविडेंड वॉज नॉट पेड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड. ऐसा दो कंपनीज है. Mr. Vaibhav also holds 100 cumulative preference share of face value 1 lakh in aggregate of Jipanti Limited on which dividend payable is at the rate of 8%. However, during financial year 21-22, Jipanti Limited did not earn any profits. ये पूरा scenario समझा लिया. In the context of aforesaid provision, what could be the punishment the companies aforesaid in the table with respect to delayed payment of dividend? तो इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड कब तक पे हो जाना चाहिए. 25th of August जो है तब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, उसके विद इन 30 डेज में
डिविडेंड मिल जाना चाहिए या डिविडेंड वारंट मिल जाने चाहिए। अब 30 डेज कब होंगे, तो 30 डेज आर 24 सितंबर को आपको 30 डेज कंप्लीट होते हैं, मतलब तब तक सुहास का डिविडेंड मिल जाना चाहिए था, बट इनको मिला कब है एक्चुअली, 23 अक्टूबर 2022। मतलब कितने दिन का डिले हुआ है, लेट अस चेक, 23 डेज ऑफ अक्टूबर एंड 6 डेज ऑफ सितंबर, 29 डेज का डिले है फ्रेंड्स, ठीक है। 29 डेज से डिविडेंड जो है वो डिले है। क्या कंपनी के लिए कोई पनिशमेंट होती है? यस, कंपनी के लिए देयर इज अ पनिशमेंट। डायरेक्टर्स के लिए 2 years की इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 पर डे। कंपनी के लिए 18% पर एनम की पनिशमेंट। मतलब ये डिविडेंड कितना था फ्रेंड्स, 800 का। 800 मल्टीप्लाई बाय 18%, कितने दिन का डिले है, 29 डेज का डिले है। सो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी अवर पनिशमेंट, मतलब पेनल्टी ऑन द कंपनी, वो कंपनी को देना पड़ेगा टू मिस्टर वैभव। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आया, कितने दिन का डिलेज हुआ और हमने कैसे कैलकुलेट किया है इसे? अगर निधि कंपनी की बात करें ना फ्रेंड्स, जैसे भंडोल निधि लिमिटेड, हियर दे हैव गिवन ए कंपनीज नेम। निधि कंपनी में कैसा होता है कि अगर डिविडेंड का अमाउंट 100 या उससे कम है, तो निधि कंपनी के लिए इतना भी सफिशिएंट है कि वो लोग क्या करेंगे, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देंगे और अपने नोटिस बोर्ड पे रखेंगे 3 मंथ्स के लिए कि वी हैव अनाउंस्ड या वी हैव डिक्लेयर्ड द डिविडेंड। सो निधि कंपनीज के लिए ये भी सफिशिएंट कंप्लायंस है। अगर निधि कंपनी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अपने नोटिस बोर्ड पे ये लिख दिया कि वी हैव अनाउंस्ड द डिविडेंड, इतने लोगों का एलिजिबिलिटी इतना अमाउंट है, तो ये भी सफिशिएंट कंप्लायंस है, ठीक है। अब वेदर जिपंती इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव शेयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर, देखो जब कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, और वैसे भी ये शेयर्स क्यूमुलेटिव है, तो इनका जो भी डिविडेंड होगा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तब कंपनी विल बी पेइंग दिस डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो एक्यूमुलेट हुआ है वो नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होंगे तब वो डिविडेंड दे दिया जाएगा। सो 3 scenarios वी हैव डिस्कस्ड हियर, अ नॉर्मल कंपनी, अ नीडी कंपनी एंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स। लेट अस चेक इट आउट। अगर एक कंपनी fails to pay dividend or post warrants in 30 days, then company shall be liable to pay simple interest at the rate of 18% per annum during which default continues. निधि के लिए ऐसा है कि in case dividend payable to a member is 100 or less, it shall be sufficient compliance of provision of section 127. If declaration of dividend is announced in local language in one local newspaper of wide circulation, an announcement of said declaration is also displayed on notice board of Nidhi company for at least 3 months. तो अभी सुहास लिमिटेड में क्या हुआ था, तो हमने देखा था 24 सितंबर वॉज द डेट जब डिविडेंड मिल जाना चाहिए था, बट एक्चुअली कब मिला है, तो एक्चुअली अक्टूबर में मिला है। तो टोटल डिले कितना दिन का हुआ, तो टोटल डिले 29 डेज का हुआ, तो उसके लिए का इंटरेस्ट बनता है 11 रुपए शगुन के, तो वो कंपनी को देने पड़ेंगे। निधि के लिए हम सिंपल से यही बात लिख देंगे कि निधि कंपनी ने अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया है और अपने नोटिस बोर्ड पे लिख दिया है कि वी हैव डिक्लेयर्ड द डिविडेंड, नोटिस बोर्ड पे कितने मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए, तो उस सिचुएशन में दैट इज सफिशिएंट कंप्लायंस, निधि के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एज आई हैव टोल्ड कि Jipanti did not earn any profits. In such a case, company may accumulate the dividend for the financial year 21-22 to be carried forward to the financial years, and such areas would be payable from the following financial year's profit. Next year के profits में से उनको हम क्या कर देंगे, dividend दे देंगे। So I hope you are understanding, questions are not that difficult, बस हमें provisions अच्छे से पता होनी चाहिए। Yellow Private Limited is engaged in the business of manufacturing premium quality rattle toys. They have a huge market for their toys all over the India. The company has appointed its statutory auditor for financial year 22-23. The engagement letter of the auditor was signed with a clause that fee to be mutually decided. Directors of the company have approached you to seek your advice for provision related to remuneration of auditor as per the provisions of Companies Act. अच्छा, आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कौन तय करता है। सो फ्रेंड्स, द रूल इज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इज डिसाइडेड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। तो ये जो इन्होंने लिखा है कि हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, ये नहीं चलेगा। रेम्यूनरेशन कौन तय करेगा, मेंबर्स, या फिर मेंबर्स जो तरीका बताएंगे उस तरीके से रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा। सो हियर द डायरेक्टर्स आर एडवाइज्ड टू डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर इन द जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स और इन ए वे दैट मेंबर्स में प्रिस्क्राइब इन द जनरल मीटिंग। जिस तरीके से मेंबर्स प्रिस्क्राइब करें उस तरीके से रेम्यूनरेशन डिसाइड होना चाहिए फॉर द ऑडिटर। Shree Limited has an authorized capital of 10 lakhs equity shares of the face value of rupees 100 each.
Some of the shareholders expressed their opinion in the annual general meeting that it is very difficult for them to trade in the shares of the company's stock market and requested the company to reduce the face value and increase the number of shares. मतलब आप क्या करो, फेस वैल्यू 100 से ₹10 करो और नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 करो। यहाँ पे आपकी ऑथराइज कैपिटल चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे आप शेयर स्प्लिट करो। जैसे ₹10 का एक शेयर है, उसके बदले में ₹5 के 2 शेयर्स कर रही हूँ। Examine whether the request of shareholder is considerable as per the provision. क्या शेयर स्प्लिट की रिक्वेस्ट मेंबर्स कर सकते हैं? आंसर इज यस, इट कैन बी रिक्वेस्टेड बाय मेंबर्स। अच्छा, मेंबर्स ऐसे रिक्वेस्ट कर तो सकते हैं, बट ये ऑल्टरेशन होगा कैसे? सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लोज होता है, राइट? ये कैपिटल क्लोज में आपकी मैक्सिमम कैपिटल दैट इज योर ऑथराइज कैपिटल विल बी रिटन। इसके अलावा यहाँ पे लिखा होगा नंबर ऑफ शेयर्स, आप कितने इशू करने वाले हो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसके अलावा यू विल बी हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ये 3 चीजें आपके मेमोरेंडम में लिखी हुई हैं। अब जब शेयर स्प्लिट हो रहा है तो क्या ये चीजें चेंज होगी? जैसे मान लेते हैं ऑथराइज कैपिटल 1000 है, हमारे पास 10 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच। अब मेंबर्स चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो और शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कम कर दो। ऑथराइज कैपिटल तो वही रहने वाली, पर क्या मेमोरेंडम चेंज होगा? हाँ, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर चेंज करना पड़ेगा। पहले ये था और अब ये होगा, ठीक है। इसके लिए जनरली जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। आप उसके बाद क्या करो? उसके बाद यू शुड बी ऑल्टरिंग योर मेमोरेंडम एंड उसके बाद यू शुड सबमिट इट टू आरओसी। दैट इज अ सिंपल स्टेप टू फॉलो कि अगर हमें शेयर स्प्लिट करना है, ऑथराइज कैपिटल तो एज इट इज रहने वाली, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, मेमोरेंडम को चेंज करेंगे और आरओसी को सबमिट करेंगे, तो ये आपका शेयर स्प्लिट जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे व्हाट हैपेंस, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो पेड अप वैल्यू होती है ना, वो एज इट इज रहनी चाहिए। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं कि पहले मेरे पास ₹10 के शेयर थे, एक शेयर था जिसपे मैंने ₹8 पे किए थे। अब मेरे पास ₹5 के 2 शेयर्स हैं, तो पेड अप वैल्यू कैसे लिखने की? तो सेम प्रपोर्शन में जाएगा। ऐसा नहीं कि एक शेयर को मैं फुली पेड अप कर लूं और दूसरे शेयर पे ₹3 पेड अप। जो प्रपोर्शन है पेड अप कैपिटल का, वो सेम प्रपोर्शन में शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो स्प्लिटिंग ऑफ शेयर कैपिटल इज कंप्लीटली अलाउड। मेंबर की जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडरेबल है। नाउ our next question is based on charges. A limited company raised a secure deposit of rupees 80 crores and 30 June 2023 from public on interest at 12% repayable after 3 years. Deposits accept किए 80 crores की 12% interest 3 साल तक रहेगी. The charges have been created within prescribed time in favor of the trustee of depositors against the deposit taking following assets of the company as security. So deposit जो है उसके बदले क्या आपने ऑफर किया है एज ए सिक्योरिटी? 55 करोड़ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड 10 करोड़, ट्रेडमार्क 10 करोड़, गुडविल 15 करोड़। डिसाइड ऑन द वैलिडिटी ऑफ चार्जेस क्रिएटेड विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखो, डिपॉजिट के जो नियम है वो कुछ ऐसे हैं कि जो आप चार्जेस क्रिएट कर रहे हो वो टेंजिबल एसेट्स वाले ही काउंट होंगे, इनटेंजिबल एसेट्स वाले नहीं होंगे। और आपका जो डिपॉजिट है प्लस उसका जो इंटरेस्ट है उतना अमाउंट सिक्योर होना चाहिए आपके टेंजिबल एसेट से, तो ही आपने जो चार्जेस क्रिएट किए हैं वो वैलिड माने जाएंगे। अब सबसे पहले देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग काउंट होनी चाहिए, यस। प्लांट एंड मशीनरी, यस। फैक्ट्री शेड, यस। ट्रेडमार्क नो, गुडविल नो, क्योंकि ये तो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, तो इनको तो हम काउंट करने ही नहीं वाले। तो कितना अमाउंट हुआ हमारे पास? 80 करोड़। मतलब 80 करोड़ के हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं और सामने 80 करोड़ की ही डिपॉजिट्स है, तो मैम डिपॉजिट्स आर फुल्ली सिक्योर्ड? नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ट्विस्ट और टर्न है जो तुम्हें ध्यान रखना है। 80 करोड़ प्लस इंटरेस्ट जितना सिक्योरिटी होना चाहिए, तो 80 करोड़ पे मुझे 3 साल का इंटरेस्ट भी ऐड करना है। 80 करोड़ पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% फॉर 3 इयर्स, तो इट विल बी अराउंड 108 पॉइंट समथिंग करोड़ इतना आएगा आपका, अगर आप 3 इयर्स का 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो। क्योंकि 1 ईयर का हमारे पास आता है इंटरेस्ट 9.6 और ऐसे ही हमको 3 इयर्स का इंटरेस्ट चाहिए। सो हियर वी विल बी हैविंग इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स, सो विच विल बी अराउंड 28.8 करोड़। अब 80 प्लस 28.8 कर दीजिए, सो इट इज 108.8 करोड़।
इतना हमको चाहिए सिक्योरिटी के तौर पे, तो ही हम बोल सकते हैं कि डिपॉजिट्स आर फुल्ली सिक्योर। सो यहाँ पे जो हमारे डिपॉजिट्स है वो फुल्ली सिक्योर नहीं है एज पर द कंपनीज है, क्योंकि डिपॉजिट तो सिक्योर हो रहे हैं पर डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सिक्योर नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट लॉ वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन खत्म होते हैं। लेट अस चेक आउट द आंसर्स वेदर वी आंसर्ड देम करेक्टली और नॉट, एटलीस्ट द लास्ट वन। ऑलराइट, यहाँ पे ऐसा हम लिखेंगे, द टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन द अमाउंट डिपॉजिट्स accepted and interest payable thereon has the charges not validly created। so ये चार्ज वैलिड चार्ज नहीं है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको कॉर्पोरेट लॉज वाले सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया होंगे। those were really easy questions to answer, nothing was asked in a complicated manner। के लिए डिपॉजिट वाला एक सेम क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, जहां पे आपको केयरफुल रहना है कि आप इंटरेस्ट वाला अमाउंट भी कैलकुलेट करो। सिर्फ ऐसा मत सोचो कि टेंजिबल एसेट्स ऐड कर दिए एंड डिपॉजिट्स आर सिक्योर। यू शुड ऑल्सो कंसिडर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे अदर लॉज के क्वेश्चन, जिसमें कवर होते हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम स्पेशल एक्ट्स की बात करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लोजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सो ये सारी बातें करनी है हमें आज के सेशन में। हर एक एक्ट से एक एक क्वेश्चन हमारे आरटीपी में कवर्ड है। लेट अस स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मिस्टर संजीव is dealing in high quality timber. Mr. Amit wants to purchase the timber from him on credit, which is to be used in renovation of his house. Mr. Sanjeev timber में बिजनेस करते हैं। अमित को ये टिम्बर इज अ काइंड ऑफ वुड, ये परचेज करनी है किस लिए, रिनोवेशन ऑफ हाउस के लिए। और अमित जी ये टिम्बर चाहते हैं क्रेडिट पे परचेज करना, ही वांट्स टू परचेज इट ऑन क्रेडिट। मिस्टर प्रमोद gives a guarantee to Mr. Sanjeev for timber to be supplied by Mr. Sanjeev to Mr. Amit। अब प्रमोद जो है वो गारंटर है, श्योरिटी है, जो किसके लिए गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं मिस्टर अमित के लिए। सो हियर वी हैव थ्री पार्टीज फ्रेंड्स, मिस्टर अमित, मिस्टर संजीव जो ओरिजिनल पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, एंड मिस्टर प्रमोद। अमित कौन है, जो ओरिजिनली परचेज करना चाहता है, मतलब हमारा प्रिंसिपल डेटर। अमित इज अ प्रिंसिपल डेटर। Who is Sanjeev then? Sanjeev is the creditor, जो क्रेडिट पे गुड्स देगा, टिम्बर सप्लाई करेगा। एंड प्रमोद इज अ श्योरिटी, जो मिस्टर अमित के लिए गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, अब हुआ ऐसा कि मिस्टर संजीव सप्लाइड द टिम्बर टू मिस्टर अमित। मिस्टर संजीव ने मिस्टर अमित को टिम्बर सप्लाई कर दिया। Afterwards, Mr. Amit embarrassed and contracts with his creditors, including Mr. Sanjeev, to assign to them his property in consideration of their releasing him from their demands। उसके बाद मिस्टर संजीव ने क्या किया, मिस्टर संजीव और मिस्टर अमित ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अमित ने संजीव को प्रॉमिस किया कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज आपको असाइन कर दूंगा, आप मुझसे रिकवर मत करना पैसा। मतलब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के लिए कुछ एग्रीमेंट हो चुका है। On the due date, Mr. Sanjeev filed the suit against Mr. Pramod for recovery of payment of timber due to Mr. Amit। अब ड्यू डेट आई ना, तो जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी के पास जा रहे हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, क्योंकि अमित ने तो क्या किया, प्रॉपर्टी असाइन कर दी। Explain with reference to Indian Contract Act whether Mr. Sanjeev can claim the payment from Mr. Pramod। सो फ्रेंड्स, वैसे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ओरिजिनल पार्टीज इनको इन्फॉर्म किए बिना आपस में अग्रीमेंट करी, कुछ अरेंजमेंट करी है। अगर ऐसा होता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा ये एग्रीमेंट ऐसा है जिससे प्रिंसिपल डेटर खुद डिस्चार्ज हो रहा है, प्रिंसिपल डेटर की भी लायबिलिटी खत्म हो रही है। यहाँ पे अमित अपनी प्रॉपर्टी क्यों असाइन कर रहा है, क्यों अपने प्रॉपर्टी दे रहा है कि आप हमसे कुछ भी पैसा रियलाइज मत करना। तो इससे क्या हुआ, इससे अमित की लायबिलिटी खत्म होगी। जब प्रिंसिपल डेटर की ही लायबिलिटी खत्म हो रही तो श्योरिटी की तो सेकेंडरी ऑब्लिगेशन है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी तो अराइज ही नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मिस्टर संजीव कर रहे हैं ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मिस्टर संजीव इज नॉट डूइंग वेल। यहाँ पे आपका एप्लीकेबल होगा प्रोविजन डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी क्योंकि प्रिंसिपल डेटर खुद डिस्चार्ज हो गया। लेट अस चेक इट आउट व्हाट is written here. Section 134 of Indian Contract Act provides that surety is discharged by any contract between creditor and principal debtor, by which the principal debtor is released, or by any act or omission of creditor,
द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच इज डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मतलब श्योरिटी कब डिस्चार्ज होता है? जब प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिससे प्रिंसिपल डेटर खुद डिस्चार्ज हो रहा है। जो हमने देखा कि यहाँ पे अमित और मिस्टर संजीव, अमित कौन था? प्रिंसिपल डेटर, मिस्टर संजीव कौन थे? क्रेडिटर। इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिससे अमित खुद रिलीज हो रहा है, अमित की लायबिलिटी रिलीज हो रही है। क्यों रिलीज हो रही है? क्योंकि अमित अपनी प्रॉपर्टी असाइन कर रहा है, ठीक है। या फिर एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर जिसका लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ये कैसे होता है इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ कि कैसे डिस्चार्ज होता है। ए बी सी तीन पार्टीज है। सी इज द क्रेडिटर, ए इज द श्योरिटी, बी इज द प्रिंसिपल डेटर। सी जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल देता है, ठीक है। सी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल देता है। ए ने सी को ये कहा कि तुम बी को अपना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बी तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में कंप्लीट करके दे देगा प्रोवाइडेड यू आर सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू हिम। अब सी ने जो है रॉ मटेरियल सप्लाई ही नहीं किए, रॉ मटेरियल सप्लाई ही नहीं किए तो बी का तो ये वाला कंडीशन आता ही नहीं है पिक्चर में कि बी 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दे, तो फिर ए की लायबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये होते हैं एक्ट ऑफ द क्रेडिटर जिससे क्या होता है? श्योरिटी डिस्चार्ज होता है। ऐसा कोई एक्ट जो क्रेडिटर को करना चाहिए था और क्रेडिटर ने नहीं किया, तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड हियर। बट हमारा यहाँ पे जो प्रोविजन है दैट प्रोविजन इज अबाउट क्रेडिटर एंड डेटर के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुआ है? उस कॉन्ट्रैक्ट से डेटर खुद डिस्चार्ज हुआ। सो द फ्रेंड्स द रूल इज इफ प्रिंसिपल डेटर इज डिस्चार्ज श्योरिटी विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज। तो जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी अगर वही पर्सन डिस्चार्ज हो रहा है तो जिसकी सेकेंडरी है वो तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा। So on the basis of provisions and facts of case, it is clear that on assigning his property to creditors, Mr. Amit is released from his liability against his creditor, including Sanjeev. यहाँ पे मिस्टर अमित ने क्या किया? अपने जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको अपनी प्रॉपर्टी असाइन कर दी कि भाई क्रेडिटर्स तुम मेरी प्रॉपर्टी से अपना पैसा रिकवर कर लो। Now, by following the provisions of Section 134, Mr. Amit, the principal debtor, is released. Then Mr. Pramod will also be discharged. Hence, Mr. Sanjeev cannot claim the payment from Mr. Pramod. देखो मिस्टर संजीव को प्रॉपर्टी भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रॉपर्टी मिस्टर अमित से ले लिए तो नाउ मिस्टर संजीव कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम मिस्टर प्रमोद। सो दैट इज अबाउट डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कवर होता है। Let us check our next question, which is related to Negotiable Instruments Act. Alright, start. Mr. Vibhav made endorsement of a bill of exchange amounting to 35,000 to Mr. Rishabh. Endorse करना मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो negotiable instrument है वो किसी और पर्सन को दे देना। But before the same could be delivered to Mr. Rishabh, Mr. Vibhav passed away. यहाँ पे हमने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज पे एंडोर्स तो कर दिया, एंडोर्समेंट लिखकर एंडोर्स टू मिस्टर ऋषभ साइन भी कर दी, पर ये बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे मिस्टर ऋषभ को अभी तक हमने दिया नहीं है, पास नहीं किया है। और उसको देने से पहले ही मिस्टर विभव क्या हो गए? पास अवे, मर गए। मिस्टर सोमेश, son of Mr. Vibhav, who was the only legal representative of Mr. Vibhav, approached Mr. Rishabh and informed him about the father's death. सोमेश जो है मिस्टर विभव के बेटे हैं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर विभव के, उन्होंने मिस्टर ऋषभ को इन्फॉर्म किया कि यार मेरे पिताजी ने आपके लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया था, पर वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो आपको डिलीवर नहीं कर पाए। नाउ मिस्टर सोमेश इज विलिंग टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट विच वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिज डिसीज्ड फादर। और मिस्टर सोमेश जो है वो अपने फादर के ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसका एंडोर्समेंट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। Referring to the relevant provision of Negotiable Instrument Act, decide whether Mr. Somesh can complete the instrument. देखो फ्रेंड्स, नेगोशिएबिलिटी का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर मैंने कोई कागज पे आपके लिए कोई प्रॉपर्टी लिखी है पर वो कागज मैंने आपको दिया ही नहीं है, मीन्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट प्रॉपर्टी। So until or unless I deliver it to you, you are not eligible. That is the case of negotiable instrument कि negotiability start ही ट्रांसफर से होती है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट दिया ही नहीं है सामने वाले पर्सन को तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड माना ही नहीं जा सकता। आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि यार मैंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है और वो पर्सन का अपॉइंटमेंट का मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और उसको अपने ड्रॉअर में रख दिया, वो एक्सेप्टेंस मैंने दी ही नहीं सामने वाले पर्सन को,
तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता जब तक मैंने एक्सेप्टेंस खुद कम्युनिकेट ना की हो। सेम वे में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं हो जाता, ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर विभव जो है, उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर किया ही नहीं था मिस्टर ऋषभ को। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट अब फर्दर उनके बेटे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेट अस चेक इट आउट वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, क्या हम सही बोल रहे हैं। According to Section 57 of Negotiable Instrument Act, the legal representative of a deceased person cannot negotiate by delivery only. A promissory note, bill of exchange, check payable to order and endorsed by deceased but not delivered. मतलब आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी को सिंपली डिलीवर कर देगा, कागज डिलीवर कर देगा, तो उससे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिसीज्ड पर्सन है उसके खुद के साइन और उसकी डिलीवरी होनी चाहिए थी। An agent can complete the instrument if he is authorized by the principal to do so. यहाँ पे मिस्टर विभव ने अपने बेटे सोमेश को बोला होता कि तू एक काम करना, ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ऋषभ को दे देना। इफ ही हैड डन दैट, मतलब उसने ऑथोरिटी दी होती अपने बेटे को, तो फिर नेगोशिएबिलिटी पॉसिबल थी। बट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट एन एजेंट ऑफ द डिसीज्ड। एजेंट भी तभी कर सकता है ओनली इफ ही इज ऑथराइज्ड, ऑथराइज किया जाए उसको। The rights in the instrument, the rights in the instrument are not transferred to the endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. जब तक इंस्ट्रूमेंट डिलीवर नहीं होता तब तक उससे रिलेटेड राइट्स ट्रांसफर नहीं होते। If a person makes the endorsement of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, the legal representative of deceased cannot negotiate the same by delivery thereof. तो legal representative simply उस instrument को deliver करके negotiate नहीं कर सकता। So a legal representative cannot complete the instrument if instrument was executed by deceased but could not be delivered because of his death. Hence, in the said case, Mr. Somesh, son of Mr. Vibhav, cannot complete the instrument which was executed by Mr. Vibhav but could not be delivered to Mr. Rishabh because of his death. So we were right in our interpretation. Now, the next question we have is from General Clauses Act. क्या है ये सवाल? Let us check it out. Mrs. Neelu Chandra was a director in Laddu Sweets Private Limited. Once, while dealing with supplier of raw materials for company, she agreed to get some secret commission from supplier for making the deal. नीलू चंद्रा है। नीलू चंद्रा कौन है? डायरेक्टर है किसकी? लड्डू स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड की। वंस वाइल डीलिंग विद सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जो लड्डू स्वीट्स को सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, उसने क्या किया? उसने सीक्रेट कमीशन का बात कर दिया। मतलब सप्लायर को बोला कि मैं तुझे ही रॉ मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट दूंगी, बट तुम मुझे क्या करना? मुझे सीक्रेट कमीशन देना। Afterwards, on finding the facts, the company has failed the suit against Mrs. Neelu Chandra. She contended that Section 166 of the Companies Act provides a director of a company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or his relatives, partners, or associates, and if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain of the company. Companies Act का सेक्शन 166 क्लियरली बोलता है कि डायरेक्टर को कोई भी अनड्यू गेन नहीं होना चाहिए, कोई भी एडवांटेज वो कंपनी को जो मिलना चाहिए वो खुद नहीं ले, ना ही उसके रिलेटिव्स को दे, ना ही पार्टनर्स को, ना ही एसोसिएट्स को। अगर ये डायरेक्टर ऐसा कोई भी अनड्यू गेन हासिल करता है तो उस डायरेक्टर को उतनी ही अमाउंट कंपनी को पे करनी पड़ेगी जितना वो सीक्रेट प्रॉफिट वाला टर्म यहाँ पे एप्लीकेबल है, जैसा पार्टनरशिप में होता है। She contended that Section 166 is applicable to male director only. She being female will not be liable. अरे ये क्या बात कर दी इन्होंने? ऐसा बोला है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है? Himself, his relatives, and is found he shall be liable. तो मिसेस नीलू चंद्रा ऐसा बोलती है कि यार ये तो ही हिमसेल्फ और ये सब टर्म है, ये कहाँ फीमेल डायरेक्टर को एप्लीकेबल है? ऐसा नहीं होता। जनरल क्लॉजेस क्या बोलता है? जनरल क्लॉजेस सेज समथिंग एल्स। अच्छा, सबसे पहले हम सवाल पढ़ देते हैं। इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट,
डिसाइड वेदर शी इज बाउंड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 166 ऑफ द एक्ट। आपको ये बताना है कि ये मिसेस नीलू चंद्रा लायबल है कि नहीं है। वी हैव टू गिव एन आंसर एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट। नीलू चंद्रा काफी स्मार्टली वर्क कर रही है, बोल रही है कि ये तो ही हिज हिमसेल्फ लिखा है, तो मैं कहाँ लायबल, हर और ये सब तो लिखा नहीं है, शी जैसा टर्म। सो फ्रेंड्स, जनरल क्लॉजेस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये बोला गया है कि जितने भी सेंट्रल एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस है, वहां जहां जहां मैस्कुलाइन जेंडर मेंशन्ड है वहां वहां फेमिनाइन जेंडर भी इंक्लूडेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिमसेल्फ लिखा है तो हर सेल्फ इज नॉट इंक्लूडेड, हिज लिखा है तो हर इज नॉट इंक्लूडेड, ही लिखा है तो शी इज नॉट इंक्लूडेड। इट इज ऑल इंक्लूसिव, इट इंक्लूड्स बोथ द जेंडर्स। सो यहाँ पे जो मिसेस नीलू चंद्रा का क्लेम है वो सही नहीं है। शी इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 166। लेट अस चेक इट आउट। So here we go. By provision of Section 13 of General Clauses Act 1897, in all central acts or regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context, words importing masculine gender shall be taken to include females. Masculine gender के साथ females included रहेगी. Mrs. Neelu Chandra, director in Laddu Sweets Private Limited, made an undue gain in the form of commission from supplier for making the deal in dealing for Laddu Sweets Private Limited, but she denied accepting the liability by saying that the language of Section 166 provides penalty only for male directors, not for females. So Mrs. नीलू चंद्रा ऐसा बोली कि यहाँ पे तो सिर्फ मेल डायरेक्टर्स के लिए लिखा है, फीमेल के लिए तो लिखा ही नहीं है। On the basis of provision of General Clauses Act and facts of the case, provisions of Section 166 of Companies Act 2013 are not only applicable to males but also to females. Therefore, Mrs. Neelu Chandra is bound by Section 166. So, General Clauses के हिसाब से Mrs. Neelu Chandra is also liable under this provision of Section 166. Alright friends, now we are left with just last question of this RTP, which is from interpretation of statutes. Let us read that question. Okay. Here we go. Explain the meaning of without prejudice as a harmonious aid to interpretation of statute. Support your answer with the help of an example. ये without prejudice का मतलब क्या होता है? Without prejudice तो ऐसा आप बहुत सारे सेक्शन में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 4, ठीक है, सबसेक्शन 3 में विदाउट प्रेजुडाइज 2, सबसेक्शन 2 ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है कि तुमको सबसेक्शन 2 तो फॉलो करने का ही है, उसके साथ साथ सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 भी फॉलो करने का है। मीन्स दैट डजंट मीन कि हम ये बात बोल रहे हैं तो तुमको ये फॉलो नहीं करने की है। दैट यू हैव टू फॉलो एज वेल एज यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। सो अगर मैं ऐसा बोलूं विदाउट प्रिजुडाइज टू स्टडी मटेरियल यू हैव टू रीड आरटीपी, इसका मतलब कि स्टडी मटेरियल तो पढ़ना ही है, साथ साथ आरटीपी भी तुमको करना है। सो इट इज ओवर एंड अबाउट दैट, इट इज नॉट इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट कि स्टडी मटेरियल की जगह ये पढ़ लो, ऐसा नहीं होगा। इट इज ओवर एंड अबाउट दैट। सो सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 स्टार्ट होता है कि विदाउट प्रिजुडाइज टू सबसेक्शन 2 द नेम ऑफ द कंपनी शेल नॉट बी। सो ऐसा स्टार्ट होता है। तो अभी सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है कि भाई आपकी कंपनी का नेम आइडेंटिकल ना हो, रिजेंबल करता हुआ ना हो किसी और कंपनी के साथ, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। और सबसेक्शन 3 में ऐसा लिखा है फ्रेंड्स, सबसेक्शन 3 स्टेट्स अस अबाउट दैट आपकी जो कंपनी का नेम है वो कोई ऐसा नेम नहीं होना चाहिए विच शोज ए कनेक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर और इन सब के साथ कोई कनेक्शन शो करता हुआ नेम आपको नहीं रखना है। पर वो नेम तो नहीं रखना है, इसका मतलब क्या मैं आइडेंटिकल रिजेम्बलेंस वाला नेम रख सकती हूँ? नहीं, वो भी नहीं। सो दैट इज हाउ विदाउट प्रेजुडाइज वर्क्स। विदाउट प्रेजुडाइज जहां जहां आएगा इसका मतलब वो सेक्शन तो फॉलो करना ही है, साथ साथ में आपको ये जो हम बोल रहे हैं ये बात भी फॉलो करने की है। इसके अलावा भी कंपनीज एक्ट में काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सेक्शन 58। अगर आप सेक्शन 58 का सबसेक्शन 2 देखोगे तो उसमें ऐसा लिखा है विदाउट प्रेजुडाइज टू सबसेक्शन 1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसेक्शन 1 तो फॉलो करना ही है, साथ साथ में सबसेक्शन 2 इज एप्लीकेबल। सबसेक्शन 1 में प्राइवेट कंपनी की ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में लिखा है कि प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। और सबसेक्शन 2 में ऐसा लिखा है कि विदाउट प्रेजुडाइज टू सबसेक्शन 1 शेयर्स ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब अगर प्राइवेट है तो उनके तो रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, पर पब्लिक है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे। सो विदाउट प्रेजुडाइज मीन्स ओवर एंड अबाउट, मतलब आपको दोनों ही चीजें माननी है, दोनों ही बातें फुलफिल होनी चाहिए। लेट अस चेक इट आउट।
When certain provisions follow general provisions, and when it is stated that particular provisions are without prejudice to general provisions, the particular provisions would not restrict or limit the operation and generality of preceding general provision. पहले जनरल प्रोविजन थे, फिर स्पेसिफिक प्रोविजन लिखे और आपने वर्ड लिखा विदाउट प्रेजुडिस। इसका मतलब जनरल प्रोविजंस भी फॉलो करने हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी भी है और स्पेसिफिक प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है। In other words, the particular provision shall operate in addition to, not in derogation of general provision. मतलब ये जो विदाउट प्रेजुडाइज वाला सेक्शन है, ये ओवर एंड अबाउ योर जनरल सेक्शन है। The example which we have discussed, section 4 subsection 3, जहां पे लिखा है without prejudice to provision of subsection 2, a company shall not be registered with the name which contains any words which shows a patronage with central government, state government. So इसका मतलब ये है कि आप जब सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 फॉलो कर रहे हैं, आपको सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 तो फॉलो करना ही है। This implies that while registering and deciding the name of the company, as per section 4 subsection 3, provision of section 4 subsection 2 shall also be operative. ये provisions भी तो applicable रहेंगे, ये provisions भी आपको मानने पड़ेंगे। So friends, here we have covered the entire RTP, पूरा RTP हमारा हो चुका है, अमेंडमेंट्स हो गए हैं, हमारा केस बेस्ड जो एमसीक्यूज थे वो हमने डिस्कस किए, नॉर्मल एमसीक्यूज भी हैव डिस्कस्ड, कॉर्पोरेट लॉज के जितने भी क्वेश्चन थे वी हैव कवर्ड एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम अदर लॉज। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस सेशन। हमारा पूरा का पूरा आरटीपी कवर हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस सेशन and found it somewhat useful for your November 23 examination. All the best, my dear students, for November 23 exams.